भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस वीडियो का उद्देश्य डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा, संविधान निर्माण और उन्हीं के द्वारा इस देश को दिए गए अमूल्य योगदान प्रस्तुत करना है। तो एक बेहतर समझ और प्रेरणा के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक देश का संविधान वहां के लोगों के लिए कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो अंत में गलत ही साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग गलत होंगे। वहीं एक देश का संविधान वहाँ के लोगों के लिए कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो अंत में अच्छा ही साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। ये शब्द थे भारत के संविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। एक इंसान की इंटेलिजेंस, पोटेंशियल, कैपेबिलिटी, एबिलिटी या क्रिएटिविटी, इस चीज़ से कभी भी पता नहीं लगाई जा सकती कि वो इंसान कौन सी जाति, धर्म, रंग, नस्ल या कौन से लिंग से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा ध्यान में रखी जा सकती है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने भी पिया है वो दहाड़ा है। सो बात करेंगे आज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कुछ ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस, अचीवमेंट्स और रिकॉग्निशंस के बारे में जिनके बिना मॉडर्न इंडिया की कल्पना करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सो वीडियो पूरा देखिएगा। फर्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तो आप सभी लोग अच्छे से जानते ही होंगे। आरबीआई इंडिया का वो सेंट्रल बैंक है जो कि रेगुलेट करता है इंडिया के एंटायर बैंकिंग सिस्टम को। इंडियन करेंसी यानी इंडियन रुपी के इशू और सप्लाई को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही संभालता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही वो बैंक है जो मैनेज करता है इंडिया का एंटायर पेमेंट सिस्टम। हर एक देश में एक ऐसा सेंट्रल बैंक होता ही है जो कि उस देश के एंटायर मनी सप्लाई और उस देश में बाकी के बैंक्स को कंट्रोल करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई सारे और भी फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि फाइनेंशियल सुपरविजन प्रोवाइड करना, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना, फाइनेंशियल एंड पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करना, फेक करेंसी को डिटेक्ट करना, एटसेट्रा। इन शॉर्ट, एक कंट्री अपने सेंट्रल बैंक के बिना अपना फाइनेंशियल सिस्टम इमेजिन भी नहीं कर सकती। लेकिन आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम का बैकबोन भी कहा जाता है, उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश यानी स्थापित किया गया था ऐसी बुक के फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स के बेसिस पर, जो बुक खुद लिखी थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। इस बुक का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन्स एंड इट्स सॉल्यूशंस। तो आप देख ही सकते हैं कि एक इंसान की इंटेलिजेंस इतनी पार एक्सीलेंट हो सकती है कि उसकी लिखी हुई बुक में दिए गए प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजीज की हेल्प से एक पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन सेटअप हो सकता है। सेकंड, क्वालिफिकेशन एंड नंबर ऑफ डिग्रीज। डॉक्टर अंबेडकर ने वर्ल्ड के कई प्रेस्टिजियस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज से एजुकेशन को गैदर किया, जैसे कि 1907 में डॉक्टर अंबेडकर ने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास किया, जिसके चलते उनको एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन मिला, जो कि एफिलिएटेड था यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से, और जहां से 1912 में उन्होंने इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एमए की यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स की। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 1921 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री को गैदर किया, और फिर 1923 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से डीएससी इन इकोनॉमिक्स यानी डॉक्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स की डिग्री को हासिल किया। डॉक्टर अंबेडकर जहां लगभग हर फील्ड की एजुकेशन को अटेन कर रहे थे, वहीं उन्होंने लॉ के लिए भी पढ़ाई की थी, जहां उन्होंने बार ऑफ लंदन में खुद को एनरोल कराया, और फिर उन्होंने एलएलडी यानी लॉ में डॉक्टरेट की डिग्री को गैदर किया। I am today becoming a barrister from Gray's Inn, 99 years after the great Dr. Baba Saheb Ambedkar. इस कंटेक्स्ट में एक यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जहां डॉक्टर अंबेडकर को इतनी रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन मिली जो आज तक शायद ही किसी इंडियन को मिली होगी। वो है न्यूयॉर्क सिटी में सिचुएटेड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। 1913 में जब अंबेडकर सिर्फ 22 साल के थे, तब बड़ौदा के महाराज सायाजी गायकवाड़ द थर्ड के द्वारा उन्हें स्कॉलरशिप पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए भेजा गया, जहां से उन्होंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिलॉसफी एंड एंथ्रोपोलॉजी जैसी कई सब्जेक्ट्स में एमए की यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स की। और डॉक्टर अंबेडकर ऐसे पहले इंडियन थे जिन्होंने 1927 में इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट यानी पीएचडी इन इकोनॉमिक्स की थी फ्रॉम द कोलंबिया यूनिवर्सिटी। बाबा साहेब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे थे कि उनके सम्मान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर अंबेडकर का एक स्टैचू उसी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लगवाया था, जो कि एट प्रेजेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 2004 में एक सर्वे कंडक्ट कराया था। इस सर्वे में उन 100 लोगों को शामिल किया गया था जो कि स्टूडेंट रह चुके हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के।
आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उस सर्वे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने फर्स्ट पोजीशन गैदर की थी। और तो और बाबा साहेब अम्बेडकर की ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है वेटिंग फॉर अ वीज़ा, उस बुक को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए एज अ टेक्स्ट बुक भी पढ़ाया जाता है। अब आप लोग खुद इस चीज़ से ही आइडिया लगा सकते हैं कि एक इंसान, एक स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी में इतना ब्रिलियंट हो सकता है कि उसकी लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी उसी यूनिवर्सिटी में एज अ टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स को रेफर की जाती है। डॉक्टर अंबेडकर खुद ही में एक इंस्टीट्यूशन थे, इस बात का पता तो हमें उनकी क्वालिफिकेशन और नंबर ऑफ डिग्रीज देखकर ही लग जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर के पास टोटल 32 डिग्रीज थी और उन्होंने टोटल 64 सब्जेक्ट्स में मास्टरी की हुई थी। बताइए आज के ज़माने में एक ही डिग्री गैदर करना मुश्किल हो जाता है और यहाँ डॉक्टर अंबेडकर के पास टोटल 32 डिग्रीज थी। और तो और डॉक्टर अंबेडकर वर्ल्ड की टोटल 9 डिफरेंट लैंग्वेजेस भी जानते थे, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी एक्सेट्रा। डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो 21 साल की उम्र तक दुनिया के सारे रिलीजन्स के बारे में पढ़ाई कर चुके थे। अब कहीं ना कहीं ये क्वालिफिकेशंस और डिग्री के नंबर्स ही हमें बताते हैं कि एक इंसान ना होकर खुद ही में एक इंस्टीट्यूशन था। थर्ड, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। किसी भी देश में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लीगल अफेयर्स मेंटेन करने में, लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने में और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को एंश्योर करने में। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में डिफरेंट मिनिस्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को हेड करते आए हैं। एज ऑफ 2022 करंटली 34 लॉ मिनिस्टर्स अभी तक इंडिया में अपॉइंट किए जा चुके हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया के जो फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस अपॉइंट किए गए थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनका अपॉइंटमेंट 15 अगस्त 1947 को इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर के रूप में हुआ और उन्होंने इस पोस्ट को पूरे 4 ईयर्स एंड 57 डेज तक सर्व किया। फोर्थ, ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक देश का संविधान उस देश की रीढ़ की हड्डी होता है। कौन सी अथॉरिटीज़ क्या क्या करेंगी, किस किस तरीके से करेंगी और कौन कौन सी लिमिट्स में रहकर करेंगी, ये सब चीज़ें हमें एक संविधान ही बताता है। जब इंडिया को 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिला तब इंडिया के पास खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। लेकिन उस टाइम के लीडर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाए, क्योंकि एक संविधान ही होता है जो एक देश को हर एक चीज़ की गाइडेंस देता है। अब उस टाइम के लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक बॉडी का गठन किया, जिस बॉडी का नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन का आइडिया 1934 में ही प्रपोज कर दिया गया था बाय एम.एन. रॉय, according to which the Constituent Assembly met for the first time on 9 दिसंबर 1946। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपॉइंट की थी अ टोटल ऑफ 22 कमिटीज़। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि इंडल्ज हो रखी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, उसने 22 कमिटीज़ अपॉइंट की थी जो कि डील करेंगी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के डिफरेंट टास्क से। अब इन 22 कमिटीज़ में से भी 8 मेजर कमिटीज़ थी। इन 8 मेजर कमिटीज़ में से भी हम कुछ मेजर कमिटीज़ के नाम जान लेते हैं। सबसे पहली कमेटी जो इस लिस्ट में एग्जिस्ट करती है वो है यूनियन पावर कमेटी, जिसे हेड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसे अगेन हेड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसे हेड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथी कमेटी का नाम था एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, जिसे अगेन हेड कर रहे थे सरदार पटेल। फिफ्थ कमेटी जो यहाँ एग्जिस्ट करती है उसका नाम था स्टीयरिंग कमेटी और रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जिसे हेड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ एक कमेटी ऐसी भी थी जिसे सबसे मेन कमेटी भी कंसिडर किया जाता है इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी की एग्जिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इतनी क्रूशियल थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इस कमेटी के चेयरमैन यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कंसीडर किया जाता है द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। हर एक इंटेलेक्चुअल या पर्टिकुलरली हर एक लॉयर के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि वो जिस देश में रहता है उस देश का संविधान एक ऐसे इंसान ने लिखा है, पर्टिकुलरली ड्राफ्ट किया है, जिनको खुद लॉ की फील्ड में महारत हासिल थी। तो फाइनली फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, जिसे एनफोर्स किया गया यानी लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। In accordance with the provisions of the said constitution, on and from this, the 26th day of January 1950,
India, that is Bharat, shall be a sovereign, democratic republic, and the Union and its component parts, the states, shall exercise all powers and functions of government and administration. Fifth, proposal of the idea of demonetization. आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपए के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज मध्यरात्रि से उपलब्ध नहीं होगी। अगर हम पास्ट में जाते हैं तो 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीमोनेटाइजेशन की प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया, जिसके अकॉर्डिंग 500 और 1000 के जितने भी नोट्स थे उन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया गया और नए नोट्स को मार्केट में उतारा गया। अब जिस डीमोनेटाइजेशन की प्रैक्टिस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2016 में अडॉप्ट कर रही थी, इस प्रैक्टिस का आइडिया डॉक्टर अंबेडकर ने लगभग आज से 100 साल पहले 1923 में ही दे दिया था। अपनी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन नाम की बुक में डॉक्टर अंबेडकर इस चीज का उल्लेख करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का यह मानना था कि हर 10 साल में डिमोनेटाइजेशन हो जानी चाहिए, जिससे जो भी ब्लैक मनी है उसे रिड्यूस किया जा सके और जितने भी काउंटरफिटिंग करेंसी है, मतलब जितनी भी नकली करेंसी है या नकली नोट है, उन्हें खत्म किया जा सके। 6th, द महाड़ सत्याग्रह। जब सत्याग्रह ये शब्द हमारे सामने आता है तो कहीं ना कहीं हम गांधी जी को याद करते हैं, लेकिन आप लोगों को सुनकर यह हैरानी होगी कि इस पूरे विश्व में पहला और इकलौता पीने के पानी के लिए किया जाने वाला सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर और उनके फॉलोअर्स के द्वारा 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के महाड़ रीजन में किया गया था, जिसे हम महाड़ सत्याग्रह या चौधर तालाब सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। अब ये इस देश की दर्दनाक और झंझोड़ देने वाली सच्चाई है कि समाज का एक तबका जिसे उसके अधिकार से वंचित रखा गया, उन्हें यह इजाजत नहीं थी कि वो पब्लिक वाटर बॉडीज और पब्लिक वाटर टैंक्स से पानी पी सके। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर जब ये सत्याग्रह कर रहे थे तब वो भी यही कहते हैं कि मैं इस तालाब का पानी पीने से कोई अमर नहीं हो जाऊंगा, लेकिन जिस तालाब से जानवर तक पानी पी सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं। इसलिए मेरे द्वारा किए गए इस सत्याग्रह का यही उद्देश्य है कि वो लोग जिन्हें हमेशा उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है, उन लोगों को मैं पानी पीने का अधिकार दिला सकूं। चलिए इस फैक्ट को डॉक्टर अंबेडकर के एक कोट से स्टार्ट करते हैं। आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस वुमेन हैव अचीव्ड। अब आप इस कोट से समझ ही सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर वुमेन के अपलिफ्टमेंट एंड वेलफेयर को कितना सपोर्ट करते थे, और इसी के चलते डॉक्टर अंबेडकर की चेयरमैनशिप के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने 1948 में इंट्रोड्यूस किया हिंदू कोड बिल ड्राफ्ट, जो कि वुमेन को कई तरह के राइट्स ग्रांट करता था, जैसे राइट टू रीमैरी, राइट ऑफ डाइवोर्स, डाउरी प्रोहिबिशन, लॉज रिलेटिंग टू द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। और इस हिंदू कोड बिल के प्रिंसिपल्स को ही बाद में कई स्टैट्यूटरी लॉज में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, जो लॉज थे द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956। देखिए, अगर मैं बात करूं प्री इंडिपेंडेंस एरा की, मतलब आज़ादी से पहले के समय की, या फॉर दैट मैटर एंशिएंट इंडिया की, तो उस टाइम वुमेन्स के पास कोई ऐसे राइट्स थे नहीं। जैसे कि अगर वो अपनी मर्जी से किसी के साथ शादी करना चाहती हैं तो वो ऐसे नहीं कर सकती थी, और जब शादी उन्होंने अपने अनुसार नहीं की तो कई बार हमें ये देखने को मिलता था कि उस वुमन पर क्रूएलिटी हो रही है, तो वो डाइवोर्स भी नहीं ले सकती थी। अब डाइवोर्स ही नहीं ले सकती तो मेंटेनेंस की तो बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। और अगर कोई वुमन अपने इच्छा अनुसार किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहे तब वो ऐसा यहाँ नहीं कर सकती थी। किसी बच्चे, किसी पर्सन के गार्जियनशिप के लिए वो यहाँ एंटाइटल नहीं थी। और अगर मैं बात करूँ सक्सेशन की, प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी की, तो वो चीज़ तो बिल्कुल नामुमकिन सी ही थी। इसीलिए वुमेन एम्पावरमेंट में डॉक्टर अंबेडकर का एक वाइटल रोल निकल कर आता है, क्योंकि 1948 में जो हिंदू कोड बिल ड्राफ्ट डॉक्टर अंबेडकर ने प्रिपेयर किया था, उसी के बेसिस पर इन चारों एक्ट्स को बनाया गया, जो एक्ट्स वुमेन को वो राइट्स ग्रांट करते थे जो राइट्स उन्हें प्री इंडिपेंडेंस एरा या फॉर दैट मैटर एंशिएंट इंडिया में नहीं दिए जाते थे। 8th, क्रूशियल कंट्रीब्यूशन इन मैटरनिटी बेनिफिट्स बिल। माँ एक ऐसा शब्द जिसके बिना इस दुनिया की कल्पना करना नामुमकिन है। वही माँ जब अपने बच्चे का ध्यान रखती है तब मुझे नहीं लगता कि वो अपने बच्चे की सुरक्षा के बीच किसी भी तरह के समझौते को पनपने देती होगी। इसी माँ और बच्चे के रिश्ते और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर
जब वो 1928 में बॉम्बे लेजिस्लेचर में लेबर मिनिस्टर की पोजीशन को सर्व कर रहे थे, तब वो उसी साल जुलाई में मैटरनिटी बेनिफिट्स बिल को बॉम्बे लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करते हैं। जो बिल उस टाइम वुमेन फैक्ट्री वर्कर्स को उनकी प्रेगनेंसी के दौरान कई तरह के बेनिफिट्स ग्रांट करता था। अब इस बिल के थ्रू कई तरह के बेनिफिट्स तो वुमेन को दिए जा रहे थे, लेकिन उन बेनिफिट्स में से एक बहुत ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट बेनिफिट था प्रेग्नेंट वुमेन को उनके काम से कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए छुट्टी देना, जिसको हम मैटरनिटी लीव बेनिफिट के नाम से भी जानते हैं। अब ये मैटरनिटी लीव बेनिफिट डॉक्टर अंबेडकर की ही देन है। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली चीज है कि जहां आजादी से पहले वुमेन को सोसाइटी में खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हें सभी तरह के जरूरी अधिकारों से वंचित रखा गया, उस समय डॉक्टर अंबेडकर वुमेन की हक की बात करते हुए मैटरनिटी बेनिफिट से जुड़े कानून लेकर आए। ये क्वालिटी श्योरली डॉक्टर अंबेडकर के विजनरी लीडर होने का प्रमाण देती है। 9th, दी वाटर कंजर्वेशन। इस देश की विडंबना देखिए आप लोग। जब डॉक्टर अंबेडकर स्कूल में पढ़ते थे तब उन्हें उस सेम मटके से पानी पीने की इजाज़त और अधिकार नहीं था जिस मटके से बाकी सब विद्यार्थी पानी पीते थे। लेकिन ये वही डॉक्टर अंबेडकर थे जिन्होंने 1942 में एक ऐसी पॉलिसी बनाई जो पॉलिसी हमें ये बताती थी कि पानी को किस तरह से बचाना है, किस तरह से कुछ ऐसे इस्तेमाल करना है कि उस पानी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, पानी के परसुएंस में पावर का क्या रिलेशन है, भविष्य में अगर कोई फ्लड आएगा तो उसे कैसे हैंडल करना है, इन शॉर्ट वाटर कंजर्वेशन पर कैसे ध्यान देना है। इन सभी क्रूशियल टॉपिक्स को डॉक्टर अंबेडकर ने उस टाइम पॉइंट आउट किया था। अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद एक बात तो यहाँ पता लगाई जा सकती है कि डॉक्टर अंबेडकर की थिंकिंग सिर्फ लॉ या पॉलिटिक्स या फिर सोसाइटी तक ही लिमिटेड नहीं थी। इंस्टेड ही वॉज अ पर्सन ऑफ डायनामिक एंड वाइड स्प्रेड थिंकिंग। 10th, कॉन्ट्रीब्यूशन इन लेबर वर्किंग आवर्स। अक्सर हम ये चीज़ देखते हैं कि जो लेबर क्लास होती है किसी भी नेशन में, ज़्यादातर उनके राइट्स और प्रिविलेजेस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जितनी वो क्लास डिजर्व करती है। ऐसा ही कुछ इंडिया में 1940s के दौरान था, जब लेबर्स यानी मजदूरों से एक दिन में 14-14 घंटे काम करवाया जाता था। लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर जब वो 1942 में एग्जीक्यूटिव वायसरॉय काउंसिल के लेबर मिनिस्टर थे, तब उन्होंने 27 नवंबर 1942 को इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के 7th सेशन जो कि दिल्ली में हो रहा था, इन 14 घंटे के वर्किंग आवर्स को कम करवाकर वही वर्किंग आवर्स 8 घंटे के करवा दिए थे। देखिए उस महान इंसान के व्यक्तित्व को, जिसने सिर्फ डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए ही नहीं बल्कि वुमेन और लेबर क्लास के लिए भी अमूल्य योगदान दिए। 11, पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। किसी भी देश में उस देश के लोगों के बीच एक स्पिरिट ऐसी होती है जो उस देश के लोगों के बीच किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को पनपने नहीं देती। वो स्पिरिट है स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी। अब डॉक्टर अंबेडकर ने, जैसा कि हम सब जानते हैं, कि बचपन से ही भेदभाव और अनइक्वल ट्रीटमेंट का सामना किया, लेकिन वो हमेशा इस देश के लोगों के बीच स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी को प्रमोट करते थे, जिस चीज का प्रमाण हमें हमारा भारतीय संविधान भी देता है। इसी चीज के चलते जब डॉक्टर अंबेडकर वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मिनिस्टर थे, तब वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के कॉन्सेप्ट को लेकर आए। वो ये कहते थे कि फर्क नहीं पड़ता कि कोई मैन है वुमेन, उसके जेंडर के इर्रिस्पेक्टिव उन्हें उनके काम के लिए इक्वल पे मिलना चाहिए, जिसमें जितनी भी औरतें इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में काम कर रही हैं वो भी सेम वेज के लिए एलिजिबल है जो वेज यहाँ मैन को दी जाती है। 12, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एंड झारखंड और बिहार एक ही स्टेट थे, लेकिन इन्हें बाद में फिर अलग अलग स्टेट्स बना दिया गया। ये चीज़ डॉक्टर अंबेडकर ने 1950 में ही रिकमेंड कर दी थी और ये कहा था कि अगर इन स्टेट्स की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना है तो ये सेपरेशन करना ज़रूरी होगा। 13, इंडियन नेशनल फ्लैग, जिसे हम ट्राई कलर के नाम से भी जानते हैं, उसमें जो अशोक चक्र प्रेजेंट है जो कि सिंबलाइज करता है सम्राट अशोक की स्ट्रेंथ और ब्रेवरी को, वो अशोक चक्र इंडियन नेशनल फ्लैग में इनकॉर्पोरेट किया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर की ही रिकमेंडेशन पर। 14, इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज पाने वाले अमर्त्य सेन बाबा साहेब अम्बेडकर की नॉलेज से इतने इंस्पायर्ड थे कि वो डॉक्टर BR अम्बेडकर को इकोनॉमिक्स की फील्ड में अपना पिता यानी फादर मानते थे। अब इस जीवन में एक इंसान के द्वारा कही गई बातें और उसके द्वारा किए गए कर्म ही हैं जो उसे इस दुनिया से जाने के बाद भी लोगों के बीच जिंदा रखते हैं। और जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर भी कहते हैं, ज़िंदगी लंबी होने के बजाय बड़ी होनी चाहिए। जनरली मैं अपनी वीडियोस में ये चीज़ कहता नहीं हूँ, लेकिन आज कहना चाहूँगा कि जितना हो सके आप इस वीडियो को उतना लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और एक महान इंसान को और महान बनाइएगा। हैव अ ग्रेट डे।